तो आज हम क्लास 12th में और एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है वेव ऑप्टिक्स। ठीक है, अब वेव ऑप्टिक्स स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा बात करते हैं हम जो इसके पहले चैप्टर में पढ़े रे ऑप्टिक्स के बारे में। अब ऑप्टिक्स का मतलब क्या होता था? ऑप्टिक्स का मतलब होता था स्टडी ऑफ लाइट। लाइट के बारे में हम जब पढ़ रहे थे उसके स्टडी को हम बोलते हैं ऑप्टिक्स। अब जो सबसे पहले ऑप्टिक्स में जो सबसे बड़ा योगदान या सबसे पहले जिसने योगदान दिया था वो थे सर आइजैक न्यूटन। उन्होंने क्या बोला था? उन्होंने ये बोला था कि जो लाइट है वो ना गोली की तरह चलता है, मतलब उसका नेचर क्या होता है, वो पार्टिकल नेचर का होता है। इसका मतलब क्या होता है कि अगर आप कोई भी रे ऑफ लाइट ट्रैवल कर रहा है वो स्ट्रेट लाइन से ट्रैवल करेगा और कोई दूसरे रास्ते से ट्रैवल नहीं करेगा। वो ये सब बोलने के बाद आफ्टर 2 to 3 years और एक साइंटिस्ट आ गए और बोले कि नहीं, लाइट जो है वो सिर्फ और सिर्फ सीधा नहीं ट्रैवल करता, वो और बहुत तरीके से ट्रैवल कर सकता है। और उसको उन्होंने एक्सप्लेन किया बाय यूजिंग वेव थ्योरी या वेव नेचर या बोल सकते हो वेव थ्योरी को यूज करके। तो अब यहां पे कॉन्फ्लिक्ट हो गया। अब एज बिकॉज उस टाइम न्यूटन साहब बहुत बड़े साइंटिस्ट थे तो उनके बातों को थोड़ा ज्यादा फेवर किया गया, और हाइजन साहब जो दूसरे साइंटिस्ट थे जिन्होंने बोला था कि वेव नेचर का है, जिनका नाम था हाइजन सर क्या था, चार्ल्स या समथिंग, हाँ क्रिस्टियन हाइजेंस। ठीक है, उन्होंने जब ये चीज बोला था तो उनके बातों को कोई उतना सीरियसली नहीं लिया। लेकिन जब उन्होंने कुछ सर्टन एक्सपेरिमेंट्स किए, थ्योरी किए दिए और उसके साथ साथ कुछ एक्सपेरिमेंट्स दिए, जब लोगों ने आंखों से उस चीजों को होते हुए देखा तो तब उन्होंने बिलीव किया कि नहीं, लाइट वेव नेचर से भी हो रहा है। तो तब कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया कि लाइट हमारा रे नेचर का है या वेव नेचर का है। उसके बाद मैक्सवेल साहब भी आ गए, उन्होंने बोल दिया कि लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। उसके बाद लेने पे देला तब पड़ गया जब आइंस्टाइन साहब आ गए और उन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी उसमें निकाल दिया। और इन सब चीजों को हम बात करेंगे इसी चैप्टर में। इसी चैप्टर में मतलब 2 चैप्टर में। अभी वेव ऑप्टिक्स के बारे में, इससे पहले वाले चैप्टर में हमने क्या पढ़ा? न्यूटन साहब ने जो बोला था, मतलब न्यूटन साहब ने जो बोला था कि लाइट जो पार्टिकल नेचर में ट्रैवल करता है या पार्टिकल जैसा ट्रैवल करता है, उसके रिलेटेड जो सारे थ्योरी थे, उसके रिलेटेड जो सारे एक्सपेरिमेंट्स थे वो पढ़े। इस चैप्टर में जो चैप्टर नंबर 10 है, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे वेव नेचर ऑफ द लाइट। और उसके बाद वाले चैप्टर में मतलब चैप्टर नंबर 11 में हम पढ़ेंगे कि लाइट जो है वो दोनों नेचर शो करता है या फिर बोल सकते हो डुअल नेचर ऑफ लाइट। तो यहां पे बात यह आ गई कि जो लाइट है वो कभी कभी रे फॉर्म या पार्टिकल नेचर शो करता है और कभी कभी वेव नेचर शो करता है। या फिर ऐसे बोल सकते हो जो लाइट का ये दोनों नेचर है वो सिक्के के 2 पहलू हैं। हेड अगर आपको दिख रहा है तो टेल नहीं दिखेगा, और अगर टेल दिख रहा है तो हेड नहीं दिखेगा। तो ऐसा कुछ नेचर है। तो जो कुछ कुछ चीजें हैं जो हम कुछ चीजें या कुछ फेनोमेना ऐसे हैं जो हम रे नेचर से एक्सप्लेन कर सकते हैं, और कुछ फेनोमेना ऐसे हैं जिसको हम इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ वेव नेचर से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो उसी के साथ इस ब्रीफ डिस्कशन के साथ हम बात स्टार्ट करेंगे वेव ऑप्टिक्स की जो हमें पढ़ना है। तो वेव ऑप्टिक्स मैंने जैसे बोला, वेव ऑप्टिक्स हमने या किसने दिया था, वेव नेचर किसने बताया था? हॉयजन साहब ने। तो जाहिर सी बात है उनका कुछ ना कुछ प्रिंसिपल होगा। तो हॉयजन प्रिंसिपल को पहला चीज हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। लेकिन हॉयजन प्रिंसिपल पे जाने से पहले हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझेंगे जो कि है वेव फ्रंट। और जो क्लास 11th में जो हम पढ़े हैं वेव क्या होता है, वेव उसका नेचर क्या है, वो दिखता कैसा है, उसके रिलेटेड कुछ टर्म्स एंड कंडीशन, उन सबको हम यहां पे इस्तेमाल करेंगे तो उसको भी थोड़ा रिवाइज कर लेंगे। अच्छा, वेव फ्रंट पे जानने से पहले ये समझ लो वेव होता क्या है। अगर आप कोई भी नदी के किनारे बैठे हुए हो, ठीक है, या फिर कोई भी एक कंटेनर, बड़े से कंटेनर में पानी ले लो और ऊपर से कोई भी एक पार्टिकल डाल दो, कोई भी पार्टिकल मतलब थोड़ा हेवी पार्टिकल डालना, तो क्या देखते हो आप? जो क्या फॉर्म होता है? कुछ ऐसे लहरें प्रोड्यूस होती हैं।
ये कौन सा व्यू है? टॉप व्यू है। अगर आप ऊपर से देखोगे तो, और अगर साइड से देखोगे तो आपको लहरें कैसे दिखती है? कुछ ऐसे दिखती है। ये सारे क्या होते हैं? वेव्स होते हैं। अब वेव्स जो है इनके बहुत टाइप के वेव है, ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव, ये सब हम 11th में पढ़े हुए हैं, और हालांकि हम इसके बारे में डिस्कस भी करेंगे, डरना नहीं है, लेकिन ये समझते हैं, थोड़ा बेसिक आइडिया, ब्रीफ आइडिया ले लेते हैं। तो जो वेव ट्रैवल करता है, जब भी कोई वेव ट्रैवल करता है, लहरें जाती है, तो क्या वो पार्टिकल, वाटर मॉलिक्यूल उसी जगह से दूसरे जगह डिस्प्लेस होती है? नहीं। अगर मान लो यहां पे पानी, यहां का एक पॉइंट है, यहां पे मान लो एक वाटर मॉलिक्यूल है, क्या ये वाटर मॉलिक्यूल ट्रैवल करते करते इधर आएगा? नहीं। जो वाटर मॉलिक्यूल जिस जगह पे है वो उसी जगह पे रहेगा। पर एज बिकॉज एनर्जी ट्रैवल कर रहा है, एनर्जी ट्रैवल कर रहा है, एनर्जी ट्रांसफर हो रहे हैं, क्योंकि एक मॉलिक्यूल तो होगा नहीं, उसके बगल में बहुत सारे दूसरे मॉलिक्यूल्स भी होंगे, दूसरे मॉलिक्यूल्स मतलब दूसरे वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे। तो वो एनर्जी जब पास करता है तो वो कैसे मूव करता है? ऐसे ऊपर नीचे, टू एंड फ्रो मोशन में मूव करता है। क्यों? क्योंकि वो मॉलिक्यूल, सारे मॉलिक्यूल्स में इलास्टिक नेचर मौजूद होते हैं। इसलिए ये जो वेव्स हैं, ये जो क्या होते हैं? बेसिकली ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। पार्टिकल मूव नहीं करता, और उसी ट्रांसफर ऑफ एनर्जी के वजह से जो पैटर्न हमें दिखता है, उन्हीं को हम बोलते हैं वेव्स। ठीक है, तो ये तो बेसिक डिस्कशन था वेव क्या होता है। अब ये जो, अगर मैं यहां पे एक वेव का डायग्राम बनाऊं, बेसिक वेव का डायग्राम, तो इसको क्या बोलते हैं? ये वाला जो हाइट होता है, इसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड। यहां से एक साइकिल से दूसरे साइकिल तक का जो डिस्टेंस होता है, इसको हम बोलते हैं वेवलेंथ। एम्पलीट्यूड को ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये होता है वेवलेंथ, वेवलेंथ, और इसको हम लैम्बडा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वेवलेंथ क्या होता है? टू कंप्लीट, जो एक वेव का कंप्लीट साइकिल जहां से स्टार्ट हुआ वहां पे खत्म हुआ, वो कंप्लीट साइकिल को जो डिस्टेंस है उसको हम बोलते हैं वेवलेंथ। और क्या है? अब अगर देखो, यहां से यहां तक जाने में जो टाइम लगेगा उसको हम क्या बोलेंगे? टाइम पीरियड। ठीक है, टाइम पीरियड क्या होता है? एक कंप्लीट साइकिल को ट्रैवल करने में जितना टाइम लगेगा उसको हम बोलेंगे टाइम पीरियड। उसके बाद आता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं एफ से या फिर न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? एक सेकेंड में ट्रैवल करने वाला, एक सेकेंड में कितने वेव्स ट्रैवल करते हैं उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी एफ इज इक्वल टू क्या होता है? 1/t होता है। ये सब बेसिक चीजें हैं जो याद होना चाहिए। बहुत छोटे क्लासेस से ये सब पढ़ रहे हो, लेकिन फिर भी मैंने ये चीजें रिवाइज करवा दी। वेव्स के रिलेटेड ये सब चीजें हमें जानना जरूरी है। ठीक है, चलो अब आते हैं वेव फ्रंट पे। अब ये वेव फ्रंट है क्या, इसको जरा समझते हैं। चलो, तो वेव फ्रंट क्या होता है इसको जरा पहले डेफिनेशन को समझते हैं। क्या बोला है? इट इज डिफाइन। अच्छा, वेव फ्रंट को डेफिनेशन पे जानने से पहले इसको पूरा थोड़ा साधारण भाषा में समझते हैं। वेव फ्रंट, वेव फ्रंट, वेव फ्रंट का मतलब, इसको पढ़ के दिमाग में क्या आ रहा होगा? वेव फ्रंट मतलब सामने वाला। मेरा फ्रंट क्या है? ये जो देख रहे हो तुम लोग, मेरा फ्रंट है ना ये। तो वैसे ही वेव का सामने वाला, वेव का फ्रंट, उसी को बोला जाता है वेव फ्रंट। ठीक है, अब इसको हम डिटेल में और थोड़ा समझते हैं, मतलब फिजिक्स के बेसिस पे समझते हैं। अगर लेमन लैंग्वेज में बोलो, किसी वेव का सामने वाला हिस्सा जो आपको दिख रहा है, हालांकि वो सामने वाला हिस्सा नहीं होता, सामने वाला हिस्से को हम बोलते हैं वेव फ्रंट। और अगर फिजिक्स के टर्म में चलें तो क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज द कंटिन्यूअस लोकस ऑफ ऑल सच पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम which are vibrating in the same phase at any instant। अब इसको जरा हम डायग्राम से समझते हैं। मान लो ये मैंने एक वेव बनाया, ठीक है, यहां पे कुछ पार्टिकल्स होंगे या नहीं होंगे? यहां पे कुछ पार्टिकल्स होंगे। यहां पे अब से फेज क्या होता है ये तो याद होना चाहिए। फेज क्या होता है? ये हो गया 0, ये हो गया π/2, ये हो गया पाई, याद है? सॉरी, ये होता है पाई, ये होता है 2π, ये याद है ना? ये इसको हम फेज बोलते हैं। अल्टरनेटिंग करंट में भी बताया था चैप्टर में जब पढ़ा रहा था। तो
जब कोई भी पार्टिकल, इसको समझते हैं, डिफाइंड एज द कंटिन्यूअस लोकस। कंटिन्यूअस लोकस मतलब कंटिन्यूअस मूवमेंट में या कंटिन्यूअस पाथ में ऑफ ऑल सच पार्टिकल, जब सारे पार्टिकल एक कंटिन्यूअस पाथ पे हो, ऑफ द मीडियम, कहां पे, एक पर्टिकुलर मीडियम में, विच आर वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज, जो सारे एक साथ एक ही फेज में अगर वाइब्रेट हो रहे होंगे तो उसी को हम बोलेंगे वेव फ्रंट। ठीक है, समझ आया वेव फ्रंट क्या है? अब देखो इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। मान लो यहां पे मैंने क्या रखा, या पानी है, यहां पे मैंने एक पत्थर डाला, तो क्या होगा, वेव ऐसे ऐसे प्रोड्यूस होंगे, ऐसे ऐसे प्रोड्यूस होंगे या नहीं होंगे? और जब वेव प्रोड्यूस हो रहे होंगे तो क्या ये वाला जो वेव है, समझना, ये वाला जो वेव है क्या वो धीरे धीरे करके प्रोड्यूस हो रहा होगा? नहीं। यहां पे जो सर्कल प्रोड्यूस होगा वो अचानक से एक साथ सारा पार्टिकल एक ही वेव सर्कल बनाएगा, उसके बाद जो दूसरा सर्कल बनेगा वो एक साथ एक ही टाइम पे बनेगा, जो तीसरा सर्कल बना वो एक साथ एक ही टाइम पे बनेगा। तो वही यहां पे कहने का मतलब है कि कंटिन्यूअस, डिफाइंड एज द कंटिन्यूअस लोकस ऑफ ऑल सच पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम विच आर वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज, एक साथ जब निकल रहा होगा या एक साथ कोई चीज बन रहा होगा उसको हम बोलेंगे वेवफ्रंट। तो अगर मान लो मेरे पास कोई भी एक लाइट सोर्स है जो कि है पॉइंट ऑब्जेक्ट, तो उधर से अगर यहां से लाइट निकल रहा है तो उसका वेवफ्रंट कैसा बनेगा? ऐसे सर्कुलर बनेगा। अब ये क्या है, इसके डायग्राम बनाने से पहले ऊपर हेडिंग दे देना, वेरियस शेप्स ऑफ वेवफ्रंट। ठीक है, अच्छा अब बोलोगे सर आपको कैसे पता चला कि सर्कुलर बनेगा? चौकोर भी तो निकल सकता है, रोम्बस भी तो बन सकता है, क्वाड्रिलेटरल भी तो बन सकता है, ट्रायंगुलर तो बन सकता था, सर्कुलर ही क्यों हुआ? तो यहां पे एक नेसेसरी कंडीशन है। क्या कंडीशन है? जो नेसेसरी कंडीशन, इसको याद रखना, जो वेवफ्रंट होंगे वो हमेशा परपेंडिकुलर होंगे। किससे? ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रे ऑफ लाइट। ठीक है, क्योंकि रे ऑप्टिक्स तो पढ़े हो ना, रे ऑफ लाइट से वो हमेशा वेवफ्रंट क्या होगा? वेवफ्रंट हमेशा रे ऑफ लाइट से क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। ऑलवेज परपेंडिकुलर टू रे ऑफ लाइट। अब देखो कैसे परपेंडिकुलर हुआ? सर यहां पे तो सर्कुलर है, परपेंडिकुलर कैसे हुआ? अब मान लो यहां से कोई भी रे ऑफ लाइट ऐसे बाहर निकल रहा है, बाहर रे ऑफ लाइट निकल रहा है, तो जो सर्कल होगा उसका कोई भी आप पॉइंट ले लो, वो या कोई भी सरफेस ले लो, मतलब कोई भी पॉइंट इस सर्कल पे ले लो, यहां से जो रे ऑफ लाइट निकल रहा होगा, ऐसे मान लो ऐसे रे ऑफ लाइट, अब यहां पे खड़ा था मैं इसको लेटा दिया ताकि दिख सके आपको, यहां पे कोई भी पॉइंट ले लो और टेंजेंट बना लो, ये इस रे ऑफ लाइट से क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा या नहीं होगा? अगर मान लो कोई भी रे ऑफ लाइट है, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, मान लो यहां से रे ऑफ लाइट निकल रहा है, तो इन दोनों से परपेंडिकुलर कब होगा? जब ये सर्कल होगा, टेंजेंट बन रहे होंगे ना। यहां पे ये जो डायग्राम बना, पहला वाला जो डायग्राम बना वो किसके लिए बना? फॉर पॉइंट सोर्स। पहला वाला ये नंबर 1 किसके लिए? फॉर ए पॉइंट सोर्स। ये एग्जाम में क्वेश्चन वो पूछता है कि ड्रॉ द वेवफ्रंट ऑफ ए पॉइंट सोर्स, ऑफ ए लाइन सोर्स, ऑफ ए सिलिंड्रिकल सोर्स, ऐसे पूछता है। ठीक है, तो इसको डायग्राम को अच्छे से बनाओ। अब मान लो यहां पे दूसरा, मान लो आपके पास एक लाइन सोर्स है। क्या है? लाइन सोर्स है, मतलब लाइट इस हर पार्ट से निकल रहा है, हर पार्ट से अगर निकल रहा होगा तो ऐसे निकल रहा होगा ना रे ऑफ लाइट, देखो
हर पॉइंट से ऐसे बाहर निकल रहा होगा, हर एक पॉइंट से। अब मैं इसको दूर दूर थोड़ा बना रहा हूं ताकि क्या हो जाए, समझ में आए डायग्राम क्या बन रहा है। जैसे हर पॉइंट पे ऐसे लाइट निकल रहे होंगे, तो इनका वेवफ्रंट क्या होगा, इनसे जो हर टाइम परपेंडिकुलर होगा, इनसे हर टाइम कौन परपेंडिकुलर होगा। देखो अगर मैं यहां पे ऐसा कुछ बना दूं, ये सिलिंड्रिकल बन गया, फिर ऐसे जाएगा, वेवफ्रंट ऐसे ट्रैवल करेगा इसका, ये हो गया सिलिंड्रिकल वेवफ्रंट। फिर ऐसे, ये उसका वेवफ्रंट बन गया। तो अगर आपके पास एक लाइन सोर्स है तो उसका वेवफ्रंट कैसा बनेगा, सिलिंड्रिकल शेप का बनेगा। अब देखो हर एक सिलिंड्रिकल के सरफेस से ये रे ऑफ लाइट क्या है, परपेंडिकुलर है या नहीं है, परपेंडिकुलर है। तो ये दिमाग में रखना, अगर एग्जाम में कोई इधर उधर का क्वेश्चन पूछ ले तो क्या हम डायग्राम कैसे बना सकते हैं, रे ऑफ लाइट बना लो। ये रे ऑफ लाइट मैंने यहां पे बना लिया ना, तीर, रे ऑफ लाइट बना लो और उसी से परपेंडिकुलर करके एक लाइन ड्रॉ कर दो, हो गया वेवफ्रंट। तीसरा, मान लो सारे रे ऑफ लाइट ऐसे पैरेलल जा रहे हैं, रे ऑफ लाइट ऐसे पैरेलल जा रहे हैं, पैरेलल टू ईच अदर, कहीं पे मीट नहीं कर रहे, तो इसका वेवफ्रंट कैसे बनेगा, इससे परपेंडिकुलर क्या होगा, ये होगा ना, हर एक पोजीशन पे परपेंडिकुलर है। देखो तो ये सारे क्या बन गए, ये पैरेलल, ये दूसरा क्या था, फॉर लाइन सोर्स। अगर मान लो कोई आपके पास क्या आ जाए, कुछ ऐसा शेप का लाइट आ जाए, जैसे कि मान लो क्या बोलते हैं, ये लेंस ले लो। अब अगर कोई पैरेलल रे ऑफ लाइट इधर से जाता है तो ये क्या हो जाते हैं, ऐसे बेंड हो जाते हैं और यहां पे फोकस पे मीट करते हैं, करते हैं या नहीं करते, करते हैं। तो इसका वेवफ्रंट कैसे बनेगा, अगर यहां पे मीट कर रहे हो एक जगह पे, देखो तो ऐसे बनेगा, देखो हर जगह परपेंडिकुलर, कन्वर्जिंग लाइट के लिए। ये किसके लिए हो गया, फॉर कन्वर्जिंग लाइट। दूसरा, अगर मान लो ये वाला स्पेरिकल फॉर ए पॉइंट सोर्स बना लियो, को डाइवर्जिंग रे ऑफ लाइट हो, मतलब अगर आपके पास क्या हो, कुछ लेंस ऐसा हो, ये है लेंस, तो रे ऑफ लाइट अब क्या होता है, इधर गया, इधर गया, फिर ये इधर से डाइवर्ज हो जाता है, डाइवर्ज होता है ना, रे ऑफ लाइट डाइवर्ज हो रहा है, तो इसका वेवफ्रंट कैसे बनेगा, इसका वेवफ्रंट कुछ ऐसे बनेगा, हर पॉइंट पे परपेंडिकुलर, हर पॉइंट पे परपेंडिकुलर। ये किसके लिए, फॉर डाइवर्जिंग रे ऑफ लाइट, डाइवर्जिंग रे ऑफ लाइट। अभी तक मैंने जितना डायग्राम बना दिया है, ये सारे डायग्राम्स कभी ना कभी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है, इसके बाहर और कोई कुछ पूछा नहीं है, इतना पूछा गया है एग्जाम में वेवफ्रंट बनाने का डायग्राम। तो इसको एक एक करके लिख लो, कॉपी में डायग्राम बना लो, एग्जाम में पूछा जाता है व्हाट इज वेवफ्रंट, ड्रॉ ए वेवफ्रंट फॉर, कोई भी एक रे ऑफ लाइट दे दे या कोई भी एक सोर्स दे दे, ठीक है। तो दिमाग में रहेगा, 1 मार्क का या 2 मार्क का क्वेश्चन आता है, आराम से मिल जाएगा, इजी है, ठीक है, बना लो। फिर नेक्स्ट, अब वेवफ्रंट समझ गए, अब नेक्स्ट हम समझेंगे हॉइजेंस प्रिंसिपल। हॉइजेंस साहब ने बोला क्या था वो जरा समझेंगे, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो। तो समझते हैं हमारा हॉइजेंस प्रिंसिपल, जिसके लिए हमने वेवफ्रंट पढ़ा। अब हॉइजेंस प्रिंसिपल जो है ये आपका बेसिक्स है आपके वेव ऑप्टिक्स का, मतलब बेसिक मतलब बोल सकते हो बेसिस, मतलब नींव है, वेव ऑप्टिक्स का नींव है आपका हॉइजेंस प्रिंसिपल, या हॉइजेंस साहब ने जो प्रिंसिपल दिया था। ये क्या बोलता है, अभी जो हमने वेवलेट पढ़ा, ये हॉइजेंस प्रिंसिपल ये एक्सप्लेन करता है कि ये जो वेवफ्रंट है, वेवलेट नहीं वेवफ्रंट है, वो ट्रैवल कैसे करता है कोई भी मीडियम में।
हॉइजन प्रिंसिपल किस पॉइंट पे एम्फेसाइज करता है कि जो वेवफ्रंट बन रहा है, कोई भी सोर्स से अगर बन रहा है, वो एक मीडियम में कैसे ट्रैवल करेगा, कैसे मूव करेगा, उस बात को हमारे हॉइजन साहब ने एक्सप्लेन किया था। और उसके बेसिस पे उन्होंने एक कुछ प्रिंसिपल दिए थे, मतलब एक प्रिंसिपल दिया। क्या बोले वो उस प्रिंसिपल में? ईच पॉइंट ऑन ए वेवफ्रंट इज ए सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेव्स विच एड अप टू गिव ए वेवफ्रंट एट एनी लैटर टाइम। अब इसको जरा समझते हैं। मान लो यहां पे मेरा एक सोर्स ऑफ लाइट है जो कि पॉइंट सोर्स है। अब इसका वेवफ्रंट कैसा है? पहला जो वेवफ्रंट बनेगा वो कैसा बनेगा? एक सर्कुलर बनेगा, एक सर्कल बनेगा। अब इसी पॉइंट में से मैंने कुछ सम की पॉइंट्स इसमें से निकाल के लिख दिए ताकि समझने में आसानी हो। क्या बोला है? ईच पॉइंट ऑन ए वेवफ्रंट एक्ट एज ए फ्रेश सोर्स ऑफ न्यू डिस्टर्बेंस कॉल्ड सेकेंडरी वेव्स और वेवलेट। मतलब अगर मान लो मैंने यहां पे एक वेवफ्रंट बनाया, क्या बनाया? एक वेवफ्रंट बनाया, तो यहां के वेवफ्रंट के हर एक पॉइंट एक नया सोर्स के तरह काम करेगा। किसके तरह काम करेगा? एक नया सोर्स की तरह काम करेगा। ठीक है। और अगर नया सोर्स की तरह काम किया तो सोर्स का अपना वेवफ्रंट होगा, मतलब इसका भी एक वेवफ्रंट होगा, 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 इसका भी एक होगा, इसका भी होगा, इसका भी होगा, एंड सो ऑन। इन सबका होगा। और ये जो छोटे छोटे वेवफ्रंट बने, इसको हम क्या बोलते हैं? वेवलेट बोलते हैं, या फिर और सेकेंडरी वेवफ्रंट बोलते हैं। अब ये क्या, इसको जरा समझने की कोशिश करो। क्या कहना चाहते हैं? ये जो वेवफ्रंट बना, ये आगे कैसे ट्रैवल करेगा, मतलब और आगे बढ़े दूसरे वेवफ्रंट कैसे बनेंगे, उससे ही तो पता चलेगा कि वेव ट्रैवल कैसे कर रहा है। वैसे ही तो पता चलेगा ना, कोई भी वेव एक मीडियम में कैसे ट्रैवल करे, वो कैसे पता चलेगा अगर दूसरे वेवफ्रंट बनते हुए जाए। तो उन्होंने पहला चीज ये बोला, ईच पॉइंट ऑन ए वेवफ्रंट इज ए सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेव। तो ईच पॉइंट ऑन द वेवफ्रंट एक्ट एज ए किसका? एज ए फ्रेश सोर्स। और उसी से क्या बना? अगर फ्रेश सोर्स है, जाहिर सी बात है उस फ्रेश सोर्स का भी एक वेवफ्रंट होगा, जो कि मैंने यहां पे रेड पेन से बना दिया है। और इसी वेवफ्रंट को हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी वेवफ्रंट बोलते हैं या फिर वेवलेट बोलते हैं। उसके बाद सेकेंड पॉइंट पे यहां पे क्या लिखा है? द सेकेंडरी वेवलेट स्प्रेड आउट इन ऑल डायरेक्शन विद द स्पीड ऑफ लाइट इन द गिवन मीडियम। मतलब ये जो वेवफ्रंट बना, ये जो स्प्रेड हुआ, ये किस स्पीड से मूव हुए? ये स्पीड ऑफ लाइट से मूव हुए। मतलब लाइट का जितना स्पीड है उतने ही स्पीड से ये वेवफ्रंट सेकेंडरी वेवफ्रंट बने। अब सेकेंडरी वेवफ्रंट बनने के बाद अगर मैं इसी हर एक वेवफ्रंट को, सेकेंडरी वेवफ्रंट को एक टेंजेंशियल कर्व से जोड़ दूं, क्या जोड़ दूं? एक टेंजेंशियल कर्व से जोड़ दूं, तो ये जो टेंजेंशियल कर्व बना, ये हमारा क्या बन गया? एक नया वेवफ्रंट बना, एक नया वेवफ्रंट बना। और अगर नया वेवफ्रंट बना तो जाहिर सी बात है वहां पे भी क्या होंगे? एक नए सोर्सेस होंगे, नए सोर्सेस होंगे। अब ये जो नए सोर्सेस हुए, इसका भी अपना वेवफ्रंट होगा, इसका भी अपना वेवफ्रंट होगा। अब इन सब को जब आप जोड़ दोगे, फिर से टेंजेंशियली जोड़ दोगे, तो क्या बनेगा? एक नया वेवफ्रंट बना। तो ऐसे ये जो एक सिंगल वेवफ्रंट था, ये सिंगल वेवफ्रंट बनते बनते बहुत सारे वेवफ्रंट बने। और इससे ये हमें क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं? ये वेवफ्रंट कैसे, अब वेवफ्रंट तो नया बन नहीं रहा होगा, यहां पे वेवफ्रंट कैसे ट्रैवल कर रहा है, या वेवफ्रंट तो नहीं, एनर्जी कैसे ट्रैवल कर रहा है, या फिर वेव कैसे ट्रैवल कर रहे हैं। तो ये हमारा हॉइजन्स प्रिंसिपल था। तो समझ में आया हॉइजन प्रिंसिपल क्या है? हॉइजन प्रिंसिपल ने क्या बोला था, किस बारे में बात की थी? उन्होंने बोला था कि एक वेव कैसे ट्रैवल करेगा। तो वेव कैसे ट्रैवल करेगा
के लिए उन्होंने क्या बोला, जो एक वेवफ्रंट सोर्स का जो पहला वेवफ्रंट होगा उस वेवफ्रंट का हर एक पॉइंट एक नया सोर्स की तरह काम करेगा, और अगर नया सोर्स की तरह काम किया उसके चारों ओर क्या बनेंगे, सेकेंडरी वेवफ्रंट बनेंगे, और उन्हीं सेकेंडरी वेवफ्रंट को अगर मैं टेंजेंशियली एक सर्कल से जोड़ दूं या कोई भी एक कर्व से जोड़ दूं तो वो हमारा क्या बन गया, एक नया वेवफ्रंट बन गया। और ऐसे ही वेवफ्रंट ट्रैवल करता है या मूव करता है। समझ आया कहानी हॉरिजन प्रिंसिपल? तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। इंट्रोडक्शन के लिए इतना काफी है। हॉरिजन प्रिंसिपल और वेवफ्रंट का कॉन्सेप्ट एक बार बुक खोल के थ्योरी जरूर पढ़ लेना वेवफ्रंट तक। नेक्स्ट क्लास हम जैसे रे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन था, वैसे ही हम वेव ऑप्टिक्स को यूज करके लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को प्रूव करेंगे और उसी से और आगे हमारा पढ़ाई को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो आज के इंट्रोडक्टरी क्लास के लिए उतना ही काफी है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। होप आपको आज का क्लास समझ में आया होगा। अगर आपका कोई डाउट है, कोई भी फीडबैक है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपके पढ़ाई के रिलेटेड वीडियोस मैं अपने चैनल पर रेगुलरली अपलोड कर रहा हूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ऑल द बेस्ट, जमकर पढ़ाई करते रहिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।